आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे थे नई समस्याएं और यह पाठ कक्षा 8 की पुस्तक भारत एक खोज से लिया गया है। नई समस्याएं का मतलब है कि किस तरह से प्राचीन भारत में हमारे देश में नई नई समस्याएं उत्पन्न हो गई थी। और इस पाठ के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। हमने इस पाठ में बहुत सारी बातें पढ़ ली। हमने पढ़ा है किस प्रकार से हमारे भारत में बहुत सारे आक्रमणकारियों ने हमला किया, किस प्रकार से मुगल कालीन जो शासन रहा वो कैसा था, फिर उसके बाद वीर शिवाजी का, महाराणा प्रताप का। अब हम पढ़ेंगे कि प्रभुत्व के लिए मराठा और अंग्रेजों के बीच संघर्ष और अंग्रेजों की विजय, मतलब अपने भारत में अपना 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 आधिपत्य हासिल करने के लिए किस प्रकार मराठा सरकार और अंग्रेजों के बीच संघर्ष हुआ और परिणाम स्वरूप अंग्रेजों की विजय हुई। विजय का मतलब होता है जीत। सन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद 100 वर्ष तक भारत पर अधिकार करने के लिए विविध रूपों में संघर्ष चलता रहा। तो हम सभी जानते हैं कि मुगल शासक जो था औरंगजेब, वो कितना निर्दयी और क्रूर था। तो 1707 में जब उसकी मृत्यु हुई तो लगभग 100 वर्ष तक फिर भारत पर अधिकार करने के लिए बहुत सारे शासकों का विविध रूपों में संघर्ष चलता रहा। हर शासक चाहता था कि अब वो भारत पर एक छत्र राज करे, इसीलिए उनके मध्य आपस में ही संघर्ष होते रहे। 18वीं शताब्दी में भारत पर अधिकार के 4 दावेदार थे और जब 18वीं शताब्दी चल रही थी तब भारत में अधिकार के लिए 4 लोग दावेदारी कर रहे थे। इनमें से भारतीय थे मराठे, और दक्षिण में हैदर अली और उनका बेटा टीपू सुल्तान। विदेशी थे फ्रांसीसी और अंग्रेज। तो लेखक ने बताया कि किस प्रकार से हमारे भारत पर अधिकार करने के लिए जो 4 लोग थे वह अपनी दावेदारी बता रहे थे। और जो भारतीय थे वह थे मराठा शासक, और दक्षिण में हैदर अली और उनका बेटा टीपू सुल्तान। और विदेशी आक्रमणकारी थे जो फ्रांसीसी और कुछ अंग्रेज भी भारत पर अपना अधिकार जमाना चाहते थे। सदी के पूर्वार्ध में, मतलब सदी के पूर्व में, यह लगभग निश्चित जान पड़ता था कि मराठे पूरे भारतवर्ष पर अपनी हुकूमत कायम कर लेंगे और मुगल शासन के उत्तराधिकारी होंगे। तो लेखक ने बताया कि जब 18वीं शताब्दी की शुरुआत चल रही थी तो ऐसा लग रहा था, क्योंकि उस वक्त जो मराठा सरकार थी उन्होंने औरंगजेब को मार गिराया था। तब ऐसा लग रहा था कि पूरी मराठा सरकार अब हमारे पूरे भारतवर्ष पर अपनी हुकूमत कायम करेगी। और साथ ही साथ अभी तक जो हमारे भारत में जो मुगल शासकों का जो शासन रहा है, तो अब मराठे ही उसके उत्तराधिकारी कहलाए जाएंगे, क्योंकि कोई और शक्ति इतनी मजबूत नहीं रह गई थी कि उनका सामना कर सके। और जब मराठा सरकार का जब परचम चारों पूरे भारत में लहरा रहा था, तब कोई और भी साम्राज्य इतना शक्तिशाली नहीं था जो मराठा साम्राज्य का सामना कर सके। ठीक उसी समय सन 1739 में उत्तर पश्चिम में एक नया बवंडर उठ खड़ा हुआ। ईरान का नादिर शाह दिल्ली पर टूट पड़ा। और लेखक ने बताया कि जब उसी वक्त जब हमें लग रहा था कि हमारे भारत पर पूरा हिंदू राष्ट्रवादी राज्य होगा और मराठा शासक हमारे भारत पर राज करेंगे, और उसी वक्त 1739 में उत्तर पश्चिम दिशा में एक नया तूफान आया और जो ईरान का जो नादिर शाह था उसने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। उसने बड़ी मारकाट और लूटपाट मचाई और अपने साथ बेशुमार दौलत ले गया, जिसमें प्रसिद्ध तख्ते ताउश भी थे। अब जो नादिर शाह था उसने जब दिल्ली पर आक्रमण किया तो उसने इसमें बहुत ज्यादा मारकाट की और लूटपाट मचाई, और जो हमारे जो दिल्ली का बहुत सारा खजाना था और बेशुमार दौलत अपने साथ ले गया, जिसमें हमारे भारत का जो प्रसिद्ध तख्ते ताउस था वो भी वह अपने साथ ईरान ले गया था। अब दिल्ली के शासक कमजोर और नपुंसक हो चुके थे और मराठों से नादिर शाह की टकराहट नहीं हुई थी। अब जब नादिर शाह ने जब दिल्ली पर आक्रमण किया तो जो उस वक्त जो दिल्ली के जो शासक थे वह कमजोर हो चुके थे, और हमारे भारत में जो मराठे थे जो कि उत्तर दिशा में थे, तो मराठों से अभी भी नादिर शाह की टक्कर नहीं हुई थी। उसके हमले में मराठों का काम आसान हो गया था। और जब नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया और जब दिल्ली पूरी तरीके से छत विछत हो गई, तो उसके हमले से जो मराठों का पूरे देश पर राज करने का जो सपना था वह और भी आसान हो गया था। वे बाद के वर्षों में पंजाब में भी फैल गए थे, मतलब जो मराठा सरकार थी अब वह पंजाब में भी अब एकाधिकार उनका फैल गया था। एक बार फिर ऐसा लगा कि भारत मराठों के अधीन हो जाएगा, और एक बार फिर से ऐसा लग रहा कि पूरे भारत में एक बार फिर से मराठा राज
दिखाई दिया जाएगा। नादिर शाह के आक्रमण से दिल्ली के मुगल शासकों का अधिकार और राज्य का रहा सहा दावा भी खत्म हो गया था। अब जो दिल्ली के मुगल शासक थे, जो दिल्ली के अंतिम मुगल शासक से बहादुर शाह जफर द्वितीय, तो वो अब नादिर शाह के आक्रमण से बहुत कमजोर पड़ गए थे। तो नादिर शाह के आक्रमण से जो दिल्ली के मुगल शासक का जो अधिकार था, और उनको लग रहा था कि जो अब दिल्ली जो राज्य है उन्हीं का ही है, तो उनका पूरा सहा दावा भी अब खत्म हो गया था। जिस किसी के पास उन्हें नियंत्रित करने की शक्ति होती, वे उसी के हाथ की कठपुतली भर रह जाते थे। लेखक ने बताया कि जिस राज्य पर उनका जोर चलता था, जहां पर उनको अपनी शक्ति दिखाने का मौका मिलता था, और वे सारे उसी के हाथ की कठपुतली बनकर रह जाते थे। नादिर शाह के आने से पहले ही उनकी यह हालत हो चुकी थी, और जब हमारे भारत में जब नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण हुआ, तो उसके पहले ही हमारा जो मुगल काल था वह पूरे तरीके से उसकी हालत नाजुक हो चुकी थी। उसने इस प्रक्रिया को पूरा कर दी, और जब नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया, तो जो मुगल शासक थे, अब उनकी जो वो थी, उनका जो सिंहासन था अब पूरी तरह से हिल चुका था। फिर भी चले आते रिवाजों के दबाव के कारण अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरे लोग भी उनके पास प्लासी की लड़ाई से पहले तक उपहार और कर भेजते रहे। तो लेखक ने बताया कि जब जैसे कि मुगल हमारे भारत में बहुत वर्षों तक मुगलों का शासन रहा था, तो अब जो भी मुगल के शासन में उस वक्त वहां रहता था, तो उन्हें वहां पर उन्हें अपना कर देना पड़ता था। तो चले आ रहे रिवाजों के दबाव के कारण ही जो अंग्रेजी की जो ब्रिटिश कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और जितने भी दूसरे लोग थे, उनके पास प्लासी की लड़ाई, प्लासी एक जगह का नाम है, तो उनके पास प्लासी की लड़ाई से पहले तक वहां वो मुगल शासकों के दरबार में उपहार और कर भेजते रहते थे। कर जिसे आज हम टैक्स कहते हैं, कर को इंग्लिश में टैक्स कहा जाता है। उपहार का मतलब होता है तोहफे। तो मतलब मुगल शासकों को वक्त विवक्त उन्हें उपहार और तोहफे, उपहार और कर देना पड़ता था। बाद में भी लंबे समय तक कंपनी दिल्ली के उस बादशाह के एजेंट के रूप में काम करती रही, जिसके नाम के सिक्के 1835 तक चलते रहे। लेखक ने बताया उसके बाद भी जो दिल्ली के बहुत लंबे समय तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वह दिल्ली के उस बादशाह के एजेंट के रूप में काम करती थी, जो जिसके सिक्के भी 1835 तक हमारे भारत में चलते रहे। नादिर शाह के हमले का दूसरा परिणाम यह हुआ कि अफगानिस्तान भारत से अलग हो गया। अफगानिस्तान एक देश का नाम है, तो हम सभी ने पहले के वीडियो में देखा है कि जो अफगानिस्तान है वह पहले हमारे भारत का ही हिस्सा हो गया था। तो अब जब नादिर शाह ने हमारे भारत पर हमला किया, तो उसके हमले का यह दूसरा परिणाम था कि जो अफगानिस्तान था वह भारत से अलग हो गया था। अफगानिस्तान जो बहुत लंबे समय से भारत का हिस्सा था, उससे कटकर अब नादिर शाह के राज्य का हिस्सा बन गया था। और जब नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था, तो जो अफगानिस्तान भी अब उसके राज्य का हिस्सा बन गया था। बंगाल में जालसाजी और बगावत को बढ़ावा देकर क्लाइव ने थोड़े से प्रयास से सन 1757 में प्लासी का युद्ध जीत लिया था। और हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार से हमारी अंग्रेजी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में जालसाजी और बगावत को बढ़ावा देकर, जो उस वक्त के वायसराय थे क्लाइव ने, थोड़े से प्रयास से सन 1757 में प्लासी का जो युद्ध था वह जीत लिया था। इस तारीख से कभी कभी भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की शुरुआत मानी जाती है, और माना जाता है कि सन 1757 से ही हमारे भारत में अंग्रेजी साम्राज्य शुरू हुआ था। जल्दी ही पूरा बंगाल और बिहार अंग्रेजों के हाथ आ गया, और अब हम सभी जानते हैं कि हमारा देश बहुत वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा है। तो किस प्रकार से अंग्रेजों ने जालसाजी और बगावत को हमारे भारत में बढ़ावा दिया, और बहुत ही जल्दी, बहुत ही थोड़े दिन में ही उन्होंने प्लासी का युद्ध जीत लिया था। और ऐसा माना जाता है कि इसी दिन से हमारे भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की शुरुआत हुई थी। और जल्दी ही अब जो पूरा बंगाल था और जो बंगाल और बिहार हमारे भारत के राज्य हैं, तो उनके हाथ जो अंग्रेज राज्यों में अब वो भी आ गए थे। इनके शासन की शुरुआत के साथ ही 1770 ईस्वी में इन दोनों सूबों में भयंकर अकाल पड़ा, जिससे इस घनी आबादी वाले इलाके की 1/3 से अधिक आबादी नष्ट हो गई। तो लेखक ने बताया है कि जब हमारे भारत में अंग्रेजों का शासन शुरू हुआ था, तो उन्होंने जब बंगाल और बिहार पर अपना कब्जा कर लिया था, तो उसी वक्त बंगाल और बिहार में भयंकर अकाल पड़ा था, जिसके कारण ये जो दोनों राज्य थे जहाँ पर बहुत घनी आबादी थी, तो जो अकाल पड़ा था उसके परिणाम स्वरूप वहाँ की जो 1/3 से अधिक आबादी थी वह पूरी तरीके से नष्ट हो गई थी। दक्षिण में अंग्रेजों और फ्रांसियों के बीच संघर्ष, जो विश्वव्यापी युद्ध का एक हिस्सा था, अंग्रेजों की विजय में समाप्त हुआ,
और भारत से फ्रांसीसियों का लगभग नामो निशान मिट गया। और जो फ्रांसीसी जो कि भारत पर कब्जा करना चाहते थे, तो जब हमारे दक्षिण भारत में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य जो संघर्ष हुआ वो किस प्रकार से विश्वव्यापी बन गया था और वह विश्वव्यापी युद्ध का भी एक हिस्सा बन गया। उस युद्ध में विजय तो अंग्रेजों की हुई थी, मतलब जो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य जो भारत में जो युद्ध हुआ था वो युद्ध अंग्रेजों ने जीता था। और उसी प्रकार उसी वक्त जो फ्रांसीसी नागरिक थे उनका लगभग भारत से नामो निशान ही मिट गया था। फ्रांसीसियों के भारत से हट जाने के बाद 3 ताकतें बाकी रह गई जो अधिकार के लिए संघर्ष कर रही थी। हम सभी ने अभी पहले देखा था कि किस प्रकार से जो 4 ताकतें थी जो हमारे भारत में हम पर आक्रमण करना चाहती थी और अपने हमारे भारत में पूरे तरीके से अपना राज्य स्थापित करना चाहती थी, मराठा सरकार, अंग्रेजी सरकार और ये टीपू सुल्तान और फ्रांसीसी सरकार। लेकिन जब अंग्रेजी और फ्रांसीसी सरकार के मध्य युद्ध हुआ तो फ्रांसीसी उनसे हारकर अब वह अपने देश फ्रांस वापस लौट गए थे। इसीलिए अब सिर्फ 3 ताकतें ही बची थी जो भारत पर अधिकार के लिए संघर्ष कर रही थी, जिनमें से एक था मराठा संगठन, दक्षिण में हैदर अली और उनका बेटा टीपू सुल्तान और हमारे एक अंग्रेजी रियासत। प्लासी में उनकी जीत और बंगाल और बिहार में फैलने के बावजूद भारत में ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम थी जो अंग्रेजों को ऐसी शक्ति के रूप में देखते हों जिसकी नियति में पूरे भारत का राज्य करना हो। तो लेखक बता रहे हैं कि भले ही अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों से प्लासी में युद्ध जीत लिया हो और भले ही उन्होंने बंगाल और बिहार पर अपना एकाधिकार कर लिया हो, लेकिन हमारे भारतीय जो थे वह अंग्रेजों को अपने पूरे देश पर राज करना नहीं देना चाहते, तो वह अंग्रेजों को अपने देश से भगाना चाहते थे। लेकिन ये तो नियति थी कि किस प्रकार से हमारे देश पर अंग्रेजों ने अपना एकाधिकार किया और हम लोगों पर शासन किया। अब भी सबसे पहला स्थान मराठों को ही दिया जाता था और उस वक्त जब बहुत सारे लोग मतलब 3 लोग भारत पर अपना एकाधिकार चाहते थे तो तब भी सबसे पहला स्थान मराठों को ही दिया जाता था, क्योंकि वह मुगल शासकों के बाद वह अपने भारत में हिंदू राष्ट्र की स्थापना करना चाहते थे। वे सारे पश्चिम और मध्य भारत में यहाँ तक कि दिल्ली तक फैले हुए थे और उनका साहस और युद्ध करने की योग्यता प्रसिद्ध थी। और जो मराठा शासक थे वे पूरे पश्चिम दिशा और मध्य भारत में यहाँ तक कि अब वो दिल्ली तक भी आ गए थे और उनका जो साहस था और उनकी जो युद्ध करने की जो योग्यता थी वह पूरे विश्व में प्रसिद्ध थी कि किस प्रकार से जो मराठा शासक होते हैं वो कितने वीर होते हैं। अब हैदर अली जो कि दक्षिण भारत के थे, तो हैदर अली और टीपू सुल्तान भी विकट विरोधी थे जिन्होंने अंग्रेजों को बुरी तरह हराया था और ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति को लगभग खत्म कर दिया था। अब जो हैदर अली और टीपू सुल्तान भी थे जो कि हमारे भारत पर राज करने वाले दूसरे दावेदार थे, तो वो भी अंग्रेजी हुकूमत को अच्छा नहीं मानते थे, इसीलिए वो अंग्रेजों के विकट विरोधी थे और इन्होंने अंग्रेजों को अपने युद्ध में बुरी तरह से हराया था और उन्होंने जो हमारे भारत में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी शक्ति को लगभग पूरी तरीके से खत्म कर दिया था। पर वे दक्षिण तक सीमित रहे और पूरे भारत पर उनका कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन जो हैदर अली और टीपू सुल्तान है वे केवल दक्षिण भारत तक ही सीमित रहे और पूरे भारत पर उनका कोई भी प्रभाव नहीं दिखाई दिया, क्योंकि चूंकि वो दक्षिण भारत के शासक थे तो उन्होंने सिर्फ दक्षिण भारत पर शासन करना ही सही समझा। हैदर अली एक अद्भुत व्यक्ति और भारतीय इतिहास का उल्लेखनीय व्यक्तित्व था। उल्लेखनीय मतलब है जिसका उल्लेख करने योग्य है, जो वर्णन करने योग्य है। अब जो हैदर अली थे वो हैदर अली एक बहुत अद्भुत व्यक्तित्व के धनी थे और हमारे भारतीय इतिहास के उल्लेखनीय व्यक्तित्व थे। उसका आदर्श किसी हद तक राष्ट्रीय था और उसमें कल्पनाशील नेता के गुण थे और लेखक ने जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पर हैदर अली का प्रशंसा करते हुए कहा है कि किस प्रकार हैदर अली का आदर्श किसी हद तक राष्ट्रीय था, मतलब वह पूरे भारत में राष्ट्रीयता का ध्वज फहराना चाहते थे और उनमें कल्पनाशील नेता के गुण पूरी तरीके से दिखाई देते थे। मैसूर के टीपू सुल्तान को अंग्रेजों ने अंततः सन 1799 ईस्वी में पराजित कर दिया। हम सभी जानते हैं कि जो दक्षिण भारत का जो हिस्सा है जो कर्नाटका में आता है मैसूर, तो मैसूर के जो राजा थे, मैसूर के जो शासक थे टीपू सुल्तान, तो अंत में अंग्रेजों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी अंततः सन 1799 ईस्वी में उन्हें हरा दिया था और इस तरह मराठों और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच आखिरी मुकाबले के लिए मैदान साफ हो गया था। अब जो अभी तक भारत पर एकाधिकार करने के लिए जो 3 राज बचे थे उनमें से अब जो दक्षिण भारत के जो टीपू सुल्तान थे अब वो भी हार गए थे और अब केवल मराठों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच प्रतियोगिता चल रही थी कि कौन भारत पर अपना राज स्थापित करेगा। लेकिन मराठा सरदारों के बीच आपसी वैर था और अंग्रेजों ने उनसे अलग
अलग अलग युद्ध करके उन्हें पराजित कर दिया। लेकिन अब जितने भी मराठा सरकार थे तो उनके बीच आपसी बहुत सारे मतभेद बन गए थे और वो आपस में ही इतना लड़ बैठे थे कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन सब बातों का फायदा उठाया और उन्हें अलग अलग तरीके से उनके जितने भी मराठा राज्य थे उनसे अलग अलग करके उन्हें पराजित किया। अगर ये जो मराठा सरदार थे, अगर उनमें आपसी मतभेद नहीं होते और अगर वो एक शक्ति बनकर रहते तो जो अंग्रेज थे वह हमारे भारत पर राज नहीं कर पाते थे। लेकिन हमारे जो मराठा सरदारों के बीच आपसी वैर था और इसी बात का अंग्रेजों ने फायदा उठाया और उन्होंने उनसे अलग अलग युद्ध किया और उन्हें हरा दिया उस युद्ध में। इस प्रकार उन्होंने सन 1804 ईस्वी में आगरा के पास अंग्रेजों को बुरी तरह हराया। लेकिन 1818 ईस्वी तक आते आते मराठा शक्ति अंतिम रूप से कुचल दी गई। लेखक ने बताया है कि एक बार सन 1804 ईस्वी में आगरा के पास अंग्रेजों के मध्य और मराठा सरदारों के मध्य युद्ध हुआ जिसमें उन्होंने अंग्रेजों को बहुत बुरी तरह से हरा दिया था। लेकिन जब सन 1818 ईस्वी तक आया तब तक जो मराठा सरकार थे उनका जो शासन था तो वह उनकी अंतिम शक्ति थी और वह अंतिम शक्ति भी अब अंतिम रूप से कुचल दी गई। और उन बड़े सरदारों ने जो भारत में उनका प्रतिनिधित्व कर रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी की अधीनता स्वीकार कर ली। अब जो बड़े बड़े जो मराठा सरदार थे जो भारत में मराठा साम्राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और वो उसको आगे बढ़ाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने भी अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी की अधीनता स्वीकार कर ली। मतलब वो भी अब ईस्ट इंडिया कंपनी के शरण में चले गए और उन्होंने भी अब भारत पर अपने पूरे एकाधिकार से अपना जो दावेदारी थी वो पीछे ले ली। जो अंग्रेज थे, अब अंग्रेज इसके बाद भारत के अधिकांश भाग के शासक हो गए और वे देश पर सीधे या फिर अपने अधीनस्थ राजाओं के माध्यम से शासन करने लगे। तो अब हम सभी जानते हैं कि जो हमारे बहुत सारे राजा थे भारत के जिन्होंने अंग्रेजों से संधि कर ली थी और वो अंग्रेजों की शरण में जाके अंग्रेजों के अधीन हो गए थे। तो इन बहुत सारी लड़ाइयों के बाद अंग्रेज इसके बाद भारत के अधिकांश भाग के शासक हो गए थे और वे या तो सीधे रूप से या फिर अपने अधीनस्थ राजाओं के माध्यम से अब पूरे भारत में शासन करने लगे थे। हमें बार बार याद दिलाया जाता है कि अंग्रेजों ने भारत को अव्यवस्था और अराजकता से बचाया है। हम सभी जानते हैं कि जब अंग्रेज की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे भारत में आई तो उस वक्त हमारे भारत में बहुत सारी कुप्रथाएं चल रही थी, जैसे बाल विवाह, सती प्रथा। तो ये सारी कुप्रथाएं हमारे भारत में तब चल रही थी। तो इसीलिए लेखक ने कहा है कि हमें यह बार बार याद दिलाया जाता है कि अंग्रेजों ने हमारे भारत को अव्यवस्था और अराजकता से बचाया है। कुछ बातें हैं जो काफी हद तक सही भी हैं कि यह बात इस हद तक सही है कि उन्होंने उस समय के बाद जिसे मराठों ने आतंक का युग कहा है सुव्यवस्थित शासन कायम किया था। और लेखक कह रहे हैं कि जब मुगल शासकों का जो दौर था जिससे जो मराठा शासक थे उसे आतंक का युग कहते थे, क्योंकि जब औरंगजेब था वह पूरे भारत पर अपना एकाधिकार प्राप्त करना चाहता था और वह बहुत ही क्रूर शासक था। तो वह किस तरह तरह से लोगों से जजिया कर वसूल करता और अपनी जनता पर बहुत ज्यादा अत्याचार करता और साथ ही साथ उसने अपने पिता को भी बंदी बना के रखा हुआ था, अपने भाइयों का भी उसने कत्ल कर दिया था। तो लेखक ने कहा है कि यह बात इस हद तक सही है कि जो अंग्रेज शासक सरकार थे उन्होंने हमारे देश में सुव्यवस्थित शासन को कायम रखा। और हम सभी जानते हैं कि हमारा जो भारत देश किस प्रकार से बहुत वर्षों तक अंग्रेजी कंपनी का गुलाम रखा और हमारे भारत में कुछ ऐसे क्रांतिकारी आए जिन्होंने हमारे भारत देश को अंग्रेजों से आजाद कराया, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण नाम महात्मा गांधी का है। लेखक बता रहे हैं लेकिन यह अव्यवस्था और अराजकता कुछ दूर तक ईस्ट इंडिया कंपनी और भारत में उनके प्रतिनिधियों की नीति ही के कारण ही फैली थी। अब अभी तक लेखक कह रहे थे कि हमारे भारत में किस प्रकार से अव्यवस्था और अराजकता को ईस्ट इंडिया कंपनी ने दूर किया था, लेकिन लेखक का यह भी मानना है कि हमारे देश में जो अव्यवस्था और अराजकता आई थी उसका कारण ही ईस्ट इंडिया कंपनी और भारत में जो उनके प्रतिनिधि थे, जो इतने भी उनके वायसराय थे, तो इन सारी नीतियों के कारण ही हमारे भारत में इतनी अव्यवस्था और इतनी ज्यादा अराजकता फैली थी, जिसका कि अंग्रेजी सरकार ने पूरे तरीके से उसका फायदा उठाया। यह कल्पना भी की जा सकती है कि अंग्रेजों की सहायता के बिना भी संघर्ष की समाप्ति के बाद शांति और व्यवस्थित शासन की स्थापना हो ही सकती थी। लेखक नेहरू जी का कहना है कि हम यह कल्पना भी कर सकते हैं कि अगर अंग्रेजी रियासत हमारी सहायता नहीं करती और अगर वह हमारे भारत पर शासन नहीं करती तो उनके बिना ही हम अपने भारत में शांति और शासन की सुव्यवस्थित
शासन की एक स्थापना हो भी सकती थी। अर्थात लेखक का कहना है कि यह कल्पना भी की जा सकती है कि अंग्रेजों की सहायता के बिना भी संघर्ष की समाप्ति के बाद, संघर्ष मतलब हमारे देश में किस प्रकार से बहुत सारे लोग अब आक्रमणकारी चारों तरफ से आक्रमण कर रहे थे और जो चार दावेदार थे वह अपने भारत पर एकाधिकार प्राप्त करना चाहते थे। तो अगर हमें किसी प्रकार की अंग्रेजों की सहायता भी ना मिलती तब भी हमारे भारत में शांति और व्यवस्थित शासन की स्थापना हो सकती थी। तो लेखक ने हमें इस पार्ट में बताया कि किस प्रकार से हमारे भारत में प्रभुत्व के लिए मराठा और अंग्रेजों के बीच बहुत सारे संघर्ष हुए और अंत में हमारे देश में अंग्रेजों की ही विजय हुई और हमारे देश में अंग्रेजी शासन ने बहुत वर्षों तक हमारे देश पर राज किया। हमारा यह भाग यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।